Hello, my dear students. The topic for today's session is an essay by William Hazlitt on the feeling of immortality in youth. Now, William Hazlitt of the 19th century was an English essayist, drama and literary critic, painter, social commentator, and philosopher. He is now considered one of the greatest critics and essayists in the history of the English language, along with Samuel Johnson and George Orwell. He is also acknowledged as the finest art critic of his age. Hazlitt, in the very beginning of the essay on feeling of immortality in youth, talks on how there is a feeling of eternity in youth. Eternity, anantata, which makes them compensate for everything. यूथ ये समझता है कि हमारी जो यूथ है, यंग एज है, वो इटर्नल है, कभी ना ख़त्म होने वाली, शाश्वत है। ये बुढ़ापा हमें कभी आएगा नहीं, जवानी बरकरार रहेगी। द यूथ लिव एज इफ दे हैड देयर फ्यूचर लोडेड विद ट्रेजर्स, पेइंग नो हीड टू द प्लानिंग फॉर फ्यूचर। उनको लगता है फ्यूचर की तो हमें कुछ सोचने की आवश्यकता ही नहीं है, हमारे सामने ज़िंदगी खजाना लिए खड़ी है, सब कुछ हमारे लिए है, ऐसा वो सोचते हैं when they are young. There is no limit for their hopes or wishes. आशाओं तमन्नाओं की कोई सीमा ही नहीं है। आशाओं के सावन में, उमंगों की बहार में बस यही जीवन उनका चलता रहता है। Words like death and old age are of no relevance to them. ओल्ड एज और डेथ की तो वो बात ही नहीं करना चाहते। फॉर दे बिलीव दैट दे बेयर अ लकी लाइफ एंड देयर माइंड्स कैनॉट रिलेट टू नॉन एक्टिव फैंसीज सच एज डेथ और ओल्ड एज। डेथ और ओल्ड एज उनको फैंसी लगती है, इमेजिनेशन लगती है, ऐसी कल्पना जो नॉन एक्टिव है, क्या ज़रूरत है उसको सोचने की। इट ओनली रिमेन्स अ फिक्शन फॉर देम। उनके लिए एक फिक्शन है, कथा कपोल कल्पित सी चीज़ है, हमें उसके बारे में नहीं सोचना। वो यही सोचते रहते हैं कि हमारी जो यूथ है दैट इज़ इटर्नल। ये बात की गई इसके अंदर। द यूथ सीज नो एंड टू प्रोस्पेक्ट आफ्टर प्रोस्पेक्ट। प्रोस्पेक्ट है संभावनाएं, संभावनाओं का अंबार लगा हुआ है उनके आगे। दे हैव देयर डिज़ायर्स पाइलिंग ऑन। इच्छाएं बढ़ती चली जाती हैं एंड सीक एवरी अपॉर्चुनिटी टू ग्रेटिफाई देम। उन इच्छाओं की, उन आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए वो सतत रूप से लगे रहते हैं, अपॉर्चुनिटी खोजते रहते हैं। दे लुक एट द वर्ल्ड इन ए पॉजिटिव स्पिरिट। बड़ा पॉजिटिविटी से भरे हुए होते हैं यूथ, वर्ल्ड को पॉजिटिव स्पिरिट से देखते हैं। एंड फील इन देमसेल्व्स द स्ट्रेंथ एंड एनर्जी टू कीप देम ऑन पेस विद द मूविंग वर्ल्ड। इस मूविंग वर्ल्ड के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने की आकांक्षा उनके पास बनी रहती है। इन दिस एक्साइटमेंट दे फेल टू सी और foresee, FORESEE, foresee how they decline into old age and finally encounter death। और ये जो एक्साइटमेंट है उनका लाइफ के प्रति, उनको ये देखना गवारा ही नहीं है कि ओल्ड एज भी आती है और अंत में हमें डेथ का भी सामना करना है। Probably it is in the very nature of the youth that they feel the essence of immortality। तो कुल मिला के यूथ का जो नेचर है उसमें मेन भाव यही है कि वो इमॉर्टलिटी देखते हैं। वो सोचते हैं कि हम अमर हैं, हमारी जवानी शाश्वत है, सतत है, चलती रहेगी, ये जवानी कभी खत्म नहीं होगी। Hazlitt states that the youth is still in that thin layer of innocence, thin layer, LAYER,
लेयर ऑफ इनोसेंस, बड़ा भोलापन सा रहता है उनमें। फॉर दे हैव नॉट सीन लाइफ एज येट, क्योंकि उन्होंने अभी लाइफ तो देखी नहीं है। जीवन के जो कड़वे और सच्चे अनुभव हैं वो तो अभी उनको हुए नहीं है, तो वो एक इनोसेंस वाली लाइफ में जी रहे हैं। एंड दे आर रॉक्ड इन द क्रेडल ऑफ देयर डिजायर्स। क्रेडल, पालना, इच्छाओं के पालने में वो रॉक करते रहते हैं। जैसे बच्चे को क्रेडल में झुलाया जाता है ना, बस वो डिजायर्स के क्रेडल में झूलते रहते हैं। वाइल मैनी डिजायर्स ऑक्यूपाई देयर थॉट्स, उनके विचारों में डिजायर्स भरी रहती हैं। दे हैव नो रूम फॉर थॉट्स अबाउट डेथ इन देयर माइंड। नो रूम, रूम का मतलब स्थान से है, प्लेस है। डेथ का कोई विचार की जगह उनके मन में नहीं होती है। द स्पिरिट ऑफ यूथ रिमेन्स undamaged and they are guided by their own sensations until they come across a minor failure। कभी ना कभी एक माइनर छोटा सा फेलियर से तो उनका सामना होता ही है। तब तक उनकी जो स्पिरिट ऑफ यूथ है वो अनडैमेज्ड रहती है, बनी रहती है। फिर जब आता है एक छोटा सा फेलियर, तब उनको लगता है कि कुछ हुआ है, एंड दे कट देयर टाइज फ्रॉम द वर्ल्ड। उन्हें लगता है कि अब ये दुनिया हमारे काम की नहीं है। वेयर देयर पैशन लूजन्स इट्स होल्ड ऑन द हैपनिंग्स इन फ्यूचर। फिर उनके पैशन में थोड़ा ढीलापन आ जाता है। एंड देन begin to understand the occurrences in its proper sense। Hazlitt gives an example of a scullion। एक नया वर्ड है आपके लिए, स्कलियन, SCULLION। स्कलियन क्या होता है? तो स्कलियन कहता है सर्वेंट एम्प्लॉयड फॉर रफ वर्क। छोटा मोटा काम करने के लिए घर में एक नौकर रख दिया जाता है, वो स्कलियन कहलाता है। जैसे अपने यहाँ छोटू होता है, उसका नाम रखा है उन्होंने स्टर्न, STERNE। ये नाम है उस स्कलियन का, स्मॉल सर्वेंट का। एंड इज मास्टर बॉबी, मालिक का नाम बॉबी है और वो सर्वेंट है, वो स्कलियन जो है वो स्टर्न है। व्हेन स्टर्न इज इन्फॉर्म्ड ऑफ हिज मास्टर्स डेथ, अब उसका मास्टर जो बॉबी है उसकी डेथ होती है, उसको सूचना दी जाती है कि तुम्हारे मास्टर की डेथ हो गई है। हिज ओनली रिप्लाईज, उसका रिप्लाई सुनिए क्या है, सो एम नॉट आई, मैं भी तो मरा हुआ हूं। अब इसका क्या मतलब है? मीनिंग टू से दैट हिज मोनोटोनस वर्क हैज ऑलरेडी टेकन अवे द ब्यूटी ऑफ हिज लाइफ। वो जो सर्वेंट था उसकी लाइफ कैसी होगी आप इमेजिन कर सकते हैं। ही हैड अ वेरी मोनोटोनस लाइफ, बड़ी नीरस सा जीवन था उसका। लाइफ में कुछ मज़ा नहीं था, लाइफ में कोई ब्यूटी उसके लिए नहीं थी। तो उसको लगता था कि मैं तो पहले से ही मरा हुआ हूँ, आप क्या बता रहे हो मास्टर, मेरे मर गए हैं। वाइल द यूथ इज नॉट बॉदर्ड बाय द आइडिया ऑफ डेथ, वैसे यूथ को तो आइडिया ही नहीं होता डेथ के बारे में, वो सोचना भी नहीं चाहता है। देयर कॉन्फिडेंस ओनली सीम्स टू स्ट्रेंथन एंड इन्हांस देयर सेंस ऑफ पोजेशन एंड एंजॉयमेंट ऑफ लाइफ। अब जो उनका कॉन्फिडेंस है लाइफ के प्रति, उससे उनका जो एंजॉयमेंट है लाइफ का वो स्ट्रांग होता रहता है। दे ऑल्सो फेल टू अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ टाइम। समय, वक्त की कीमत उस युवा को नहीं होती है, नहीं समझ में आती। until they see love, hope and joy weakening around them। धीरे धीरे उम्र के साथ साथ जब लव, होप और जॉय कमजोर पड़ते जाते हैं, वीकनिंग अराउंड देम, तब उन्हें एहसास होता है कि समय का क्या कीमत है, समय की क्या मूल्य है। Hazlitt now talks about the fears and uncertainties of youth। अब बात करता है राइटर यूथ की जो फियर्स होते हैं, उसके जो डर हैं और अनिश्चितता है, अनसर्टेनिटीज, उसके बारे में सोचना शुरू कर देता है। द यूथ कैनॉट डू अवे विदाउट हैविंग एक्सपीरियंस द स्प्लेंडर ऑफ लाइफ। लाइफ का जो स्प्लेंडर है, चमक है, उसको वो एक्सपीरियंस करता रहता है। इट इज एक्सेप्टेड इन अमेजमेंट एज इफ लाइफ आर कंपेयर्ड टू ए रस्टिक फेयर। अब लाइफ को उसने, यूथ की लाइफ को उसने कंपेयर किया राइटर ने रस्टिक फेयर, FAIR फेयर, वो जो मेला लगता है गांव में, रस्टिक मतलब ग्रामीण से है, गांव में जो मेला लगता है उसका जो एंजॉयमेंट लोग लिया करते हैं, उससे कंपेयर किया उसने इस यूथ की लाइफ को। उनको लगता है कि यूथ हैव नो थॉट ऑफ गोइंग होम और दैट इट विल बी सून बी नाइट। अब मेले में जब हम होते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ये मेला
चलता ही रहे और हम इस मेले को एंजॉय करते ही रहें, ये भी ध्यान नहीं रहता कि रात होने वाली है, घर वापस जाना है, इतना एंजॉयमेंट आता है। वैसी स्थिति यूथ की होती है, उसे लगता है कि हमारी ये जवानी चलती रहेगी, जवानी का मेला चलता रहेगा और हमें इसको एंजॉय करते रहना है। Hazlitt then compares life to a play wherein the nature as a step mother। अब उसने नेचर की कंपैरिजन की है स्टेप मदर से, सौतेली माँ। होल्ड्स देम इन हर आर्म्स एंड आफ्टर सम टाइम लेट्स देम फॉल। अब सौतेली माँ को बड़ा नेगेटिव तरीके से प्रस्तुत किया गया है, थोड़ा प्रेजुडिस लगता है राइटर स्टेप मदर्स के प्रति। तो स्टेप मदर ने मान लो बच्चे को गोदी में उठा रखा है और जब लगता है कि बहुत भारी है, कहाँ तक मैं उस बच्चे को उठाऊं, वो उसको फेंक देती है ना। पैदा करने वाली माँ तो ऐसा नहीं करती, लेकिन राइटर सोचता है कि स्टेप मदर ऐसा कर सकती है। तो नेचर कभी कभी स्टेप मदरली ट्रीटमेंट बच्चे के साथ करती है, एज इफ दे वर नॉट इंक्रीज एज इफ दे वर दैट इंक्रीजिंग बर्डन टू हर सपोर्ट। उस बच्चे को बोझ समझने लगती है जब स्टेप मदर, तो वो उसको गिरा देती है। तो नेचर भी हमारे साथ कभी कभी ऐसा करता है, और खास करके यूथ निकल जाने के बाद। येट फॉर सम टाइम शी यानी कि नेचर शाइन्स ऑन द यूथ एंड होल्ड्स देम अप टू सी द रेरी शो। अब एक और शब्द का इस्तेमाल राइटर ने किया है, रेरी शो, RAREE। रेरी शो क्या होता है? इट इज़ अ स्मॉल डिस्प्ले और सीन व्यूड ऑन इन ए बॉक्स। आपको याद होगा मेले में आया करता था एक बाइस्कोप, एक गोल सा होता है, उसमें अंदर स्लॉट होता है, उसके अंदर आप देखते हैं अंदर पिक्चर्स घूमती रहती हैं। तो वो रेरी शो होता है, मेले में होता है अक्सर इस तरीके से। तो नेचर भी हमारे सामने एक रेरी शो प्रस्तुत करता रहता है यूनिवर्स का। हम पूरी दुनिया को देखते हैं अपनी नज़रों से पूरे इंजॉयमेंट के साथ। तो उस रेरी शो की बात की गई है। फर्दर, Hazlitt states about those aspects that the youth enjoy from nature in complete vigor, vigor जोश, मस्ती। उसने लाइन लिखी है, टू सी दी गोल्डन सन, ऐसे करके लाइन आती है। नेचर पोर्ड देयर ट्रेजर्स एट आवर फीट। प्रकृति अपने सारे खजाने हमारे कदमों में रख देती है। तो वो सुंदर दृश्य, वो जो ब्यूटी ऑफ नेचर है, वो हम इंजॉय करते रहते हैं। इसके बारे में लिखा है उसने, राइटर ने। He mentions how the youth explores the sublime world of nature। ये जो sublime world है नेचर का, उसको यूथ एक्सप्लोर करता रहता है। He considers historical events to an extent। फिर राइटर ने बात की है कुछ हिस्टोरिकल इवेंट्स, उसका रेफरेंस आया है इस ऐसे में। जैसे पहला उसने जिक्र किया टायर ऑफ सिडॉन, TYRE, टायर ऑफ सिडॉन, SIDON। ये एक पोर्ट का नाम है, मेडिटेरेनियन पोर्ट है, इसका जिक्र किया। और एक बेबीलोन का जिक्र किया है, BABYLON। बेबीलोन क्या है? इट इज़ द ग्रैंड विकेड सिटी ऑन द यूफ्रेट्स रिवर टू विच ज्यूस वर एग्जाइल्ड। कुछ ऐतिहासिक कारणों से ज्यूस जो यहूदी थे उनको एग्जाइल दे दिया गया था, और बेबीलोन नाम की जगह में वो लोग अपना टाइम वेस्ट कर, मतलब इंजॉय कर रहे थे। इंजॉय तो शुरू में उन्होंने नहीं किया, लेकिन उनको बाद में लगता था कि अब यही हमें रहना है, तो इसी को इंजॉय करें। ठीक है, बाय द रिवर्स ऑफ बेबीलोन करके एक गीत भी है इंग्लिश में, वो आपने सुना होगा। तो दे अप्रिशिएट नेचर एंड एडमायर इट्स सबलाइम ब्यूटी while the maturity comes in them all of a sudden, and this transition from all to nothing shocks them। अब वो लोग शुरू में तो आए थे, उनको मज़ा नहीं आ रहा था, लेकिन बाद में उन्होंने इसको धीरे धीरे वहाँ रहते रहते, इस एकांत में रहते रहते, एग्जाइल में रहते रहते, उनके अंदर मैच्योरिटी आती है, और फिर ऑल ऑफ ए सडन एक ट्रांजिशन होता है, एक चेंज आता है, ऑल टू नथिंग। लगता है कि अब क्या है जीवन में, यही सब कुछ है। और उनका जो एंथुजियाज्म ऑफ यूथ है, दैट वंस ब्रिम्ड विद होप, आशाओं से भरा हुआ जो उनका यूथ था, जिसमें एंथुजियाज्म था, जील था, उत्साह था जीवन के प्रति, एंड प्लेजर्स हाउ नाउ बिकम ए कंफर्टलेस थॉट। वो जो आनंद की स्थितियां हैं, लबालब भरा हुआ था उनका आनंद की अनुभूति से जीवन, वो अब एक कंफर्टलेस थॉट में बदल जाता है, एक बेचैनी सी होने लगती है। The transition from youth to old age, or rather to the age of maturity, happens gradually। अब ये ओल्ड एज कोई अचानक आने वाली चीज़ नहीं है, ये ग्रेजुअली होती है, धीरे धीरे ही हम ओल्ड एज की ओर बढ़ते हैं। Yet it seems to have happened suddenly।
लेकिन यूथ को ऐसा लगता है ये अचानक अरे क्या हुआ, ये मैं बूढ़ा कैसे हो गया, ये बुढ़ापा कैसे आ गया। आता वो ग्रेजुअली है, बट द यूथ थिंक दैट इट इज कमिंग सडनली। हेजलेट टॉक्स अबाउट हाउ आर्ट, फिर राइटर ने कला की बात की है, आर्ट, ART। उसने पेंटिंग्स की बात की है, रेम्ब्रांड्स पेंटिंग, रेम्ब्रांट एक पेंटर का नाम है, उसकी पेंटिंग्स का जिक्र किया है। उसने कहा है कि उसकी जो पेंटिंग्स है लिव्स फॉर लॉन्ग। अब पेंटर द्वारा बनाई गई पेंटिंग या कलाकार द्वारा बनाई गई कलाकृति वो तो लंबे समय तक रहती है। वाइल द यूथ पे नो अटेंशन टू द पैसेज ऑफ टाइम, ठीक है, समय गुजरता जा रहा है, यूथ उसकी तरफ ध्यान नहीं जाता उसका, लेकिन वो पेंटिंग्स हमेशा रहती है। एंड वन डे दे फाइंड द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ नेचर, यहाँ जा करके उन्हें नेचर की कॉम्प्लेक्सिटी समझ में आती है, उसकी जो जटिलता है, जो कॉम्प्लेक्स नेचर है नेचर का, वो समझ में आना लगता है। द पेंटर लिव्स इटर्नली, ठीक है, द इन हिज पेंटिंग। अब पेंटर तो अपनी पेंटिंग के माध्यम से जिंदा रहता है। जैसे कोई कलाकार है, फिजिकली वो भले ही मर जाएगा, बट थ्रू हिज पेंटिंग्स पीपल विल रिमेंबर हिम, तो वो उस तरीके से इमॉर्टल है। वाइल द व्यूअर इज टर्न टू डस्ट, जबकि पेंटिंग्स को देखने वाला जो है वो तो राख में मिल जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। मीनिंग टू से दैट one's health, strength and appetite reduces as the he grows old, है ना, बुढ़ापा आने पर हमारी हेल्थ, हमारी स्ट्रेंथ, हमारी एपेटाइट सब कुछ क्षीण होती चली जाती है, कमजोर होती चली जाती है। एंड इवन इफ ही वांट्स टू डू ऑफ एनी वैल्यू ऑफ दिस अर्थ, या नेचर से मतलब है इसका, इट बिकम्स रादर टू डिफिकल्ट फॉर अ टास्क फॉर हिम टू अकम्प्लिश। तब वो कुछ काम करना भी चाहे तो अपनी इस वीकंड स्ट्रेंथ की वजह से नहीं कर पाता। तो यूथ में ही हमने जो काम करना है वो हम कर लेते हैं, और ओल्ड एज आने पर वो सब नहीं हो पाता। जबकि हम इमॉर्टल होना चाहते हैं तो कुछ काम ऐसा करना चाहते हैं जिससे कि हम इमॉर्टल हो सकें। एट टाइम्स व्हेन वी अंडरस्टैंड द रेवेजेस ऑफ टाइम, समय जो इस तरीके से विनाश करती है, वी फाइंड इट अपीलिंग टू लिव दैट सिंगल मोमेंट, वो यूथ का मोमेंट की बात हो रही है, टू इट्स फुलेस्ट, एंड कंप्लेन हाउ स्लोली लाइक ए स्नेल, SNAIL, स्नेल स्लो मूवमेंट के लिए जाना जाता है, उससे कंपेयर किया है। टाइम मूव्स बट इट वोंट बी लॉन्ग इनफ फॉर अस टू सी हाउ क्विकली द टाइम हैज पास्ड। हमें शुरू में तो लगता है टाइम बहुत स्लोली चल रहा है, लेकिन जब हमें रियलाइज होता है कि टाइम निकल गया, अब तो जो हम करना चाहते थे वो नहीं किया है, तो लगता है कि टाइम हैज पास्ड वेरी क्विकली। Hazlitt mentions his own experiences of youth where he participated in the French Revolution. Hazlitt जो राइटर है, 19th सेंचुरी का राइटर है, उस टाइम फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था, उसमें इसने पार्टिसिपेट किया था हेजलिट ने। द फिट ऑफ मोमेंट एंड विगर ऑफ यूथ मेड हिम पार्टिसिपेट इन द मूवमेंट। अब वो अचानक उसको लगा था, जैसे जवानी में जोश होता है, उसमें उसको लगा कि उसको मूवमेंट में पार्टिसिपेट करना चाहिए। बट एट द एंड ही ओनली सॉ ब्लड शेड, लेकिन धीरे धीरे बाद में जब मैच्योरिटी आई, उसको एहसास हुआ कि ये तो सिर्फ ब्लड शेड है, खून खराबा हो रहा है, इसमें उसको कुछ रियल एन्जॉयमेंट जैसा जवानी में होना चाहिए वैसा नहीं आता। फॉर माई पार्ट, लास्ट में लाइन आती है कि माई होप्स फेल, मेरी सारी आशाएं धाराशायी हो गई हैं। जो जिस विगर के साथ उसने ज्वाइन किया था मूवमेंट, वो सब खत्म हो गया अल्टीमेटली। Hazlitt then talks of how he forms an opinion on youth by recollecting his past experiences. Hazlitt अब ये जो लिखा है उसने ओल्ड एज में लिखा है, तो अब वो रिकलेक्ट कर रहा है अपना यूथ का विवरण और उससे अपना ओपिनियन बना रहा है। He now realizes that the soul cannot be satisfied, for it has to leave something behind which is of value to this earth. तो हमारी जो सोल है, SOUL, सोल, आत्मा, वो सेटिस्फाइड तभी हो सकती है हम कुछ वैल्यूबल चीज़ इस अर्थ में, इस धरती पर छोड़ के जाएं, जिससे हमें लोग याद रख सकें, उससे हम इटर्नल हो सकते हैं, इमॉर्टल हो सकते हैं। दिस मार्क्स द अनसर्टेनिटीज एंड फियर्स दैट केम इवन इन द ट्रांजिशनल फेज। ये जो ट्रांजिशन वाला फेज था फ्रॉम यूथ टू ओल्ड एज, वो आती है उसको, वो अनसर्टेनिटीज की याद दिलाती है। ऑल दी रेकलेस, केयरलेस, इम्पीरियस एटीट्यूड फीड्स। अब जो रेकलेसनेस और लापरवाही थी यूथ वाली, वो धीरे धीरे फेड होती जाती है। विद इन दैट ही मे नॉट लीव एनीथिंग ऑफ वैल्यू टू दिस वर्ल्ड।
तो ये जो फियर है, और फियर ग्रोज विद इन दैट ही मे नॉट लीव एनीथिंग ऑफ वैल्यू टू दिस वर्ल्ड, तब उसके सामने ये फियर आता है। वो फियर और अनसर्टेनिटीज की बात थी ना, उसको लगता है कि अब उसको कुछ छोड़ के जाना चाहिए इस जीवन में, कुछ आ, उल्लेखनीय चीज करनी चाहिए। एज वन ग्रोज ओल्ड द एसेंस ऑफ टाइम बिकम्स वेरी विविड। विविड मतलब क्लियर से है। नथिंग सीम्स टू हैव चेंज्ड बट इन रियलिटी वी बिकम द एग्जाम्पल्स ऑफ चेंज। तब हमें लगता है कि हम एग्जाम्पल्स ऑफ चेंज बन चुके हैं। Hazlitt comments saying that the world is a witch, WITCH वाला विच है ये। तो ये दुनिया एक विच है, that cuts us off with false shows and appearances। वो हमें झूठे शो और अपीयरेंसेस दिखाती है। मीनिंग टू से दैट ऑल जॉयज एंड होप्स बिकम एन इल्यूजन, ILLUSION। ये सारी हमारी जॉयज और होप्स, आशाएं और जो खुशियां हैं, वो सब इल्यूजन है, भ्रम है, इन फ्रंट ऑफ आर आईज। द ओनली थिंग वी कैन एक्सपेक्ट नाउ, दैट इज इन आर ओल्ड एज, इज लिटिल ऑफ इल हेल्थ एंड सफरिंग, एंड देन पीसफुली वी कैन रिटायर टू आर ग्रेव्स। हम थोड़ी इल हेल्थ के शिकार हो जाते हैं, सफरिंग, सारे कष्ट, बीमारियां लग जाती हैं, और फिर हम सोचते हैं कि पीसफुली अब ग्रेव में जाकर ही रिटायर करेंगे, डेथ की ओर वर्ण करेंगे। Hazlitt states that the man should wear out by slow stages. Wear out, wearing मतलब ये घिसना जिस तरीके से होता है, जैसे सामान घिसता है, तो स्लो स्टेजेस में आदमी को वेयर आउट होना चाहिए, एंड ओनली देन दे विल अंडरस्टैंड द एसेंस ऑफ लाइफ। जीवन को आप धीरे धीरे ही अनुभव करें, तभी आपको एसेंस ऑफ लाइफ समझ में आएगा। Even the things that we study and watch certain things today may seem a bit juvenile, juvenile वो बचकाना, बचपना सा, आफ्टर मैनी ईयर्स। आज हम पुरानी बातों को सोचते हैं तो लगता है क्या बच्चों वाली हरकत थी, क्या जुवेनाइल बातें थी हमारी। हैजलिट इज बीइंग क्रिटिकल ऑफ यूथ, इस तरीके से हैजलिट थोड़ा क्रिटिसाइज कर रहा है यूथ का। हैजलिट कंक्लूड्स लीविंग ए क्वेश्चन फॉर द रीडर्स। जो ये ऐसे का अंत होता है, वो एक क्वेश्चन छोड़ता है राइटर हम रीडर्स के लिए, एज टू वाई यूथ फेड्स अवे। अब ये यूथ अनंत इटर्नल क्यों नहीं होती है, क्यों ये फेड अवे हो जाती है। वाई ब्यूटी फेड्स अवे। ब्यूटी ब्यूटी जिस तरीके से ट्रांसिएंट होती है, क्षणभंगुर होती है, शॉर्ट लिव्ड होती है, ऐसा क्यों होता है, ये अनंत क्यों नहीं होती है। लाइफ इज़ नॉट इनफ टू गेट सोल्यूशंस। ये जीवन हमें कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनका उत्तर नहीं रहता। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।